11-12 का जो टाइम था ना, वो हर एक स्टूडेंट के टाइम में ना बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। अगर आपने उस समय पढ़ाई कर ली तो आपका जीवन आगे बहुत सुधर जाएगा। फेलुअर से घबरा के अगर हम भाग जाएंगे तो हम उस सक्सेस को नहीं पा सकते। जो अभी आपके पास है, जो टाइम है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। संतुष्ट रहिए, आपके पास जो भी है, जैसा भी है, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। आपको जो ज़रूरी चीज़ें, नंबर 1 आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और ये पार्ट हम लोग दे पाते हैं, नॉलेज। कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी, इट इज़ जस्ट लाइक योगा। इनफैक्ट पढ़ाई जो है ना, योगा ही है। मैं टॉपर था, इवन बाद में फिर पता चला कि मैंने मुजफ्फरपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में टॉप किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, और आज के सेशन में हम ऐसी ही पर्सनालिटी को बुलाने वाले हैं जिनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है एट CPWD डिपार्टमेंट, 6 to 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग, इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स भी डिज़ाइन करी है, इवन दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ डील करा है। जी हाँ, आज के सेशन में हम बुलाने वाले हैं MK सिंह सर को, और MK सिंह सर से हम उनकी जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो और अगर आप जानना चाहते हो कि CPWD डिपार्टमेंट में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एज अ जूनियर इंजीनियर, इसी के साथ साथ EAC क्रैक करने के बाद जब आप AEE बनते हो तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो आप सही जगह लैंड करे हो, बिकॉज हम आज सर से सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। सो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जर्नी शुरू कहाँ से होती है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई जूनियर इंजीनियर बनने की। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। वरना बचपन में तो मुझे बच्चे अपने क्रिकेट की टीम में भी नहीं बुलाते थे। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत बेकार खेलता था और 0 पे आउट हो जाता, क्यों बुलाएंगे। तो चलो, ये तो ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट पे हम लोग आए हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में पहले बता दूं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है। आई एम सिविल इंजीनियर, टीचिंग इन MEDG सिविल इंजीनियरिंग, और इसके पहले मैं CPWD में रहा हूँ। करीब 25 साल मैंने जॉब किया है CPWD में। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी इवन फ्रॉम जूनियर इंजीनियर, और वहाँ से लेकर के SC तक का सफ़र मैंने तय किया है। और एक पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि मैं VRS ले लूँ, और VRS लेने के बाद मैंने फुल टाइम टीचिंग का ऑप्शन चुना, और मुझे बहुत मज़ा आता है टीचिंग में, बच्चों के साथ, इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। ये मुझे एक पूरी एनर्जी देता है। एक क्लास में जाने के बाद एक अलग ही इन्वायरमेंट में फील करता हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के साथ, जब आपके सामने 300-400 बच्चे होते हैं, उनको आप गाइड कर रहे होते हैं, तो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। जैसा आपने मुझे पूछा कहाँ से हमने ये जर्नी शुरू की, मुझे याद आता है अपना बचपन। मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ। मेरे पापा इवन शुरू में उनके पास कोई जॉब भी नहीं था, तो मुझे याद है वो सबसे पहले भूसा बेचा करते थे। भूसा और इवन बांस का एक बिजनेस करते थे कि, और वहाँ पे मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है कि मैं दौड़ के जाता था। वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, तो उस पेड़ पे चढ़ के मैं अमरूद खाता था तोड़ तोड़ करके। तो हल्की सी धुंधली सी याद है। फिर बाद में पापा ने थोड़ा बिजनेस चेंज किया, और वैसे चल रहा था। कोई बहुत मतलब न तो हम लोग कोई बहुत अमीर फैमिली से थे, न ही गरीब थे, ठीक था। लेकिन आप ये कह सकते हो कि उस समय का ज़माना ऐसा था। आजकल हम अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन मैं उतना लकी नहीं रहा था। ओके, तो सर आपके फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे? नहीं, फादर तो बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत ही नहीं था। फादर बहुत प्यार करते थे मुझसे, माँ भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन फादर का प्यार एक अलग तरीके का था। वो एक साइलेंट लव था उनका। वो ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी मांगो तो आपको दे देंगे, ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिहेवियर
स्ट्रिक्ट भी नहीं कह सकते, एक साइलेंट ये था कि बस तुम कर लो जो करना है, मेरी तरफ से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखो। और बस वो अपनी दुनिया में रहते थे और मेरी अपनी दुनिया चल रही थी। माँ थोड़ा बीमार रहती थी, तो इसलिए इवन घर के काम भी, मैं बहुत सारे काम भी करता था। इवन मैंने गाय को खाना भी दिया है, गाय के गोबर भी उठाए हैं मैंने। तो सब तरह के काम करता था। जैसे इवन बचपन में जब मैं इवन 7-8 साल 10 साल का था, या 7th-8th में पढ़ता हूँगा मेरे ख्याल से, 10 या 12 साल का, उस समय से ये सारे काम मैं करता था। घर के लिए सब्जी लाना, सामान लेके आना। इवन उस समय हमारे घरों में नल से पानी भी नहीं आता था, तो कुएं पर से मैं पानी भर के लाता था अपने घर के लिए। तो ये सारे काम, चलो, तो गांव में जैसा होता है एक इन्वायरमेंट, वैसा चल रहा था। तो वहाँ से एक जो, और कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी अगर कुछ बदमाशी करी, कुछ गलती करी तो पिट भी जाते थे। तो एक अंदर से एक रिबेलियन एटीट्यूड आते जा रहा था। मुझे लगता था यार कहाँ रह रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ से जाना है। इनफैक्ट मुझे याद है एक छोटी सी घटना। मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था, बॉल आया, मैंने बैट घुमाया, अब बगल में मेरी एक चाची बैठी हुई थी, उनकी आंख पे जाके चिपक गया बॉल। ठीक है, अब उसके बाद उनकी आंख का क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं वहाँ से भागा और फिर मैं डर रहा था कि घर कैसे जाऊँ भाई। तो वो एक पहला मौका था जब मैंने अपने घर से ना भागने की कोशिश करी थी। ओके, बिकॉज फादर स्ट्रिक्ट थे तो आपको थोड़ी घबराहट हो रही होगी। फादर नहीं, मतलब मेरे भैया थे, वो कभी कभी थोड़ा पिटाई कर देते थे। तो चलो, ये तो गार्जियन हैं वो लोग, उनका एक अलग था कि बच्चा अच्छा करे, उसके लिए था। लेकिन मन में एक डर था कि घर जाऊंगा तो पिटाई होगी। तो वो पहला मौका था कि मैंने घर से भागने की कोशिश करी थी कि मैं अब नहीं जाऊंगा घर, अब पिटना नहीं है मुझे। लेकिन उस समय ना एक दशहरे का टाइम था, तो माँ दुर्गा का मूर्ति लगा हुआ था बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के बगल में, जहाँ मेरा घर है वहीं पे माँ दुर्गा का ये लगा हुआ। मैं वहाँ पे गया और दुर्गा माँ के सामने खड़ा हो गया। मैंने माँ से पूछा कि बताओ मुझे करना क्या है, मैं भागूं या घर जाऊं? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंदर एक आया कि बेटा कहीं जाना नहीं है, वापस घर जा। और मैं वहाँ से उल्टे पांव लौट गया, मैं जा नहीं सका बाहर। पता नहीं मेरा जीवन क्या होता अगर मैं उस दिन चला गया होता। घर पे जाके वापस जायजा लिया पहले मैंने कि अंदर का माहौल कैसा है। तो मम्मी पापा बातें कर रहे थे और पापा की आवाज़ सुनाई दी कि अभी तक आया नहीं है घर, जाएगा कहाँ? उनको भी पता था, उनको पता था लौट के आना ही है, जाएगा कहाँ? मैंने देखा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं चुपके से घर में दाखिल हो गया। तो चलो ऐसे चलता रहा बचपन। सर मैंने सुना है कि आपको मूवीज देखने का भी बड़ा शौक था सर, वो क्या स्टोरी है? बस ये मूवी ने ही तो मुझे जिंदा रखा उस समय। अच्छा। मूवी मैं बहुत देखता था। बख्तियारपुर में एक था सिनेमा हॉल और वो भी बंद हो गया। तो उस समय, मैं काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ, ये मैं 1980 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 80-82 के आसपास। उस टाइम पे सर आपकी एज क्या रही होगी? मुश्किल से 14 साल। ओके, तो ये 14 साल की स्टोरी है। तो बहुत मूवी देखने का बहुत शौक था। और बख्तियारपुर वाला जो सिनेमा हॉल था वो भी बंद हो गया था। तो वहाँ पे सिनेमा दिखाने के नाम पे ना उन्होंने वीडियो की दुकानें खोली थी। मतलब वहाँ पे मेन पर्पस तो था कि सिनेमा दिखाना है, लेकिन उसके साथ वो समोसा भी बेचते थे। क्या मतलब बिजनेस ऐसे शो करते थे कि मैं समोसे की दुकान है, लेकिन दिखाते थे वीडियो। तो हम लोग सोचो एक छोटे से टीवी में मूवी देखने के लिए वहाँ जाया करते थे, ठीक है। लेकिन भैया मेरे ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट रहते थे कि कैसे जाएगा, देखता हूँ, और पूरा मेरे टाइम का ध्यान रखते थे। जैसे उस समय ना मूवी चला करती थी 12 से 3, 3 से 6 ऐसे, तो वो पूरा ध्यान रखते थे कि ये इस समय से इस समय तक कहाँ था। तो मैं उसके भी मैंने तरीके निकाल रखे थे। मैं क्या करता था कि मैं उनको 1 बजे तक 1:30 बजे तक उनके सामने खड़ा रहता था कि मैं यही हूँ।
और फिर मैं 1:30 बजे निकल जाता था और मूवी देखने के लिए मैं हाफ टाइम से एंट्री मारता था। और पहले मैं मूवी का लास्ट पार्ट देखता था और फिर वीडियो वाले से बात की हुई थी कि फिर मैं फर्स्ट पार्ट बाद में देखूंगा। ओके। और फिर 4:30 बजे फिर घर आके खड़ा हो जाता था उनके सामने, देखो मैं यही हूँ। तो उनको लगता था कि ये तो मूवी के टाइम में तो ये गया नहीं है, और हाफ मूवी तो कोई हाफ देखेगा मूवी मतलब ऐसे तो मतलब उस टाइम में तो ये गया नहीं, मूवी देख नहीं सकता। तो मैं मूवी भी देख लेता था और उनको पता भी नहीं चल पाता था। और उस समय भाग भाग के जाता था, भाग भाग के आ जाता था, 2-3 मिनट में पता ही नहीं चलता था। छोटा सा शहर था हमारा बख्तियारपुर। तो ऐसे जीवन चल रहा था। पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम ही करते थे, ज़्यादा बस क्लास में जाते थे तो जो वहाँ टीचर पढ़ा देते थे वो पता नहीं कैसे दिमाग में फिट हो जाता, तो उसी से पास हो गए। ज़्यादा कुछ पढ़ाई उस समय नहीं करी। तो सर आप इतने नॉटी थे अपने बचपन में, तो ये जेई बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपको मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। आजकल हम स्टूडेंट्स को बोलते हुए रहते हैं सेव योर टाइम, डू स्टडी। तो सर ये जेई की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? नहीं, जेई के लिए तो इवन मेरी जो पढ़ाई शुरू हुई ना, वो मैंने बताया ना आपको, घर से भागने का एक सपना था। तो मेरा घर से भागने का सपना पूरा हुआ जब मेरा 10th पूरा हुआ। तो 11-12 में ना मैं घर के बाहर एक दूसरे टाउन में, ज़्यादा दूर नहीं था, 15-16 किलोमीटर दूर ही एक दूसरा टाउन है, बाढ़, बख्तियारपुर के बगल में ही है। तो वहाँ के कॉलेज में एडमिशन कराया। तो पहला मौका मिला, फिर वहाँ रूम लेकर के रहना शुरू किया। तो उस समय आप कह सकते हो कि 11-12 का जो टाइम था ना, वो हर एक स्टूडेंट के टाइम में ना बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। अगर आपने उस समय पढ़ाई कर ली तो आपका जीवन आगे बहुत सुधर जाएगा। 10 तक आपने क्या करा, क्या बदमाशियाँ करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ पे जाके पता नहीं भगवान ने कैसे, एक तो ये जो घर का जो माहौल था उसने भी मुझे अंदर से कुछ प्रेरित किया कि बेटा पढ़ेगा नहीं तो तेरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और वहाँ पे जब मैं गया ना तो मेरा एक दोस्त मिला जो मेरा रूममेट था। उस रूम में उसको मैं देखता था, वो दिन रात पढ़ता रहता था। मेरी उतनी पढ़ने की आदत नहीं थी। तो उसको देख देख के ना मुझे लगा कि ये पढ़ सकता है, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया। वो पता है रात रात भर पढ़ता था। उस समय जो 15-16 साल का बच्चा था मैं, और पूरी रात वो पढ़ते रहे। तो मुझे उसको देख देख के ना कंपटीशन हो गया कि मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है, चाहे ये जैसे पढ़ेगा मैं इससे आगे पढ़ूंगा। ये तू 8 घंटे पढ़ेगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा। एक कंपटीशन शुरू हो गया। और फिर पता नहीं उसी कंपटीशन में फिर हमने कुछ ट्यूशन्स भी ले रखे थे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो वहाँ से आप कह सकते हो मेरे जीवन में एक थोड़ा जो है लाइन अप हुआ मेरा लाइफ, कि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जो उस समय लिए थे वो काफ़ी अच्छा हो गया। और उस समय हमें कुछ पता नहीं था कि क्या होता है इंजीनियरिंग, क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या होता है। किसी ने बताया कि चलो डिप्लोमा कर सकते हो। तो उस समय उसका फॉर्म निकला था, हमने भर दिया, फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम दे दिए। और वो जो 11-12 की स्टडी हुई थी अच्छी सी, उससे उसमें हो गया एडमिशन। तो हमें कुछ नहीं पता था क्या बनना है जीवन में, कुछ नहीं मालूम। मिल रहा है भाई ले लो, हम उसी से खुश हो गए। डिप्लोमा में एडमिशन मिल रहा है, गांव में पूरा एकदम चर्चा हो गया जैसे कि ये हो गया, इसका हो गया। तो जबकि वो कुछ भी नहीं था, डिप्लोमा एक बहुत ही छोटा सा ये होता है। तो उसमें मैंने एडमिशन ले लिया। इवन 11-12 करने के साथ साथ ही मैंने। तो सर उस टाइम तक आपको कुछ नहीं पता था कि जेई क्या होता है और क्या किस तरीके से एग्जाम क्रैक करते हैं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। जेई क्या होता है, एई क्या होता है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, कुछ नहीं मालूम था। बस हाँ, डिप्लोमा में एडमिशन हो जाएगा तो चलो कुछ ना कुछ नौकरी मिल ही जाएगी। हम लोग उसी से खुश थे कि चलो बेटा पढ़ गया, बहुत अच्छा कर गया। क्योंकि जिसको कुछ करने की उम्मीद नहीं थी। इवन 10th के टाइम में मैं घर से भाग भाग के मूवी देखा करता था, घर से बिना बताए छुप छुप करके। कभी बिहार शरीफ चले जाते थे, कभी पटना चले जाते थे। तो ऐसे स्टूडेंट से अब क्या ही उम्मीद करोगे कि वो क्या ही करेगा जीवन में। तो डिप्लोमा भी मिल गया था, तो वही हमारे परिवार के लिए लगा कि बहुत कर लिया इसने, तो उसमें चले गए। तो वहाँ से हमारी जर्नी डिप्लोमा की सिविल इंजीनियरिंग का जो सिविल इंजीनियरिंग मिला मुझे, और मैंने मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले ली। तो सर जब आप 3 इयर्स का जो डिप्लोमा कर रहे थे
उसमें आपको सर कब ऐसा लगा कि यू शुड गो फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन लाइक एसएससी जेई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बताया आपको कि चूंकि डिप्लोमा के बाद वही एक ऑप्शन बचता है हमारे लिए, और कुछ दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। डिप्लोमा का जो मुझे याद है, डिप्लोमा के टाइम में जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया था, वहाँ की कुछ यादें आ रही हैं दिमाग में। तो वहाँ मेरे एक मित्र मिले थे, जब मैं पहले दिन ही गया था डिप्लोमा में, तो एक मित्र मिले, प्रभुनाथ तिवारी। तो वो थे ब्राह्मण आदमी और बिल्कुल पूजा पाठ करने वाले, और मैं था मूवी देखने वाला। तो मैंने उनको अपनी साइकिल पे, साइकिल के आगे जो एक डंडी होती है ना लोहे की, उस पर बिठाया और मुजफ्फरपुर के सारे सिनेमा हॉल घुमा के लेके आया। अब वो सोच रहे ये कौन सा आदमी है भाई, ये या पढ़ने आया है या मूवी देखने आया है। तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई, और वो दोस्ती समझिए आज तक हम बहुत ही पक्के मित्र हैं। तो ऐसे चलता रहा। और डिप्लोमा में चलो, जो पढ़ने की एक आदत 11-12 में पड़ गई थी, तो मैं डिप्लोमा में भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था। मेरा हर रोज़ का एक रूटीन था कि रोज़ 3:30 बजे शाम में मैं पढ़ने बैठता था। सुबह थोड़ा कॉलेज वॉलेज गए, फिर जब कॉलेज से आने के बाद जब सारे बच्चे खेलने जाते थे तो मैं पढ़ता था उस समय 3:30 से करीब 7:30 तक। उस समय मेरी आदत थी कि रेडियो भी सुनता था साथ साथ में। उस समय मुझे याद है रेडियो सिलोन से ना बड़े अच्छे अच्छे गाने आते थे उस समय 3:30 बजे। तो वो गाने सुनता था और गाने सुन सुन के साथ साथ में पढ़ता था। और ये एक हैबिट उस समय से थी कि जो भी मैं क्वेश्चन करता था ना, वो खुद से करता था, खुद से सॉल्व करता था। मैं पूरा चैलेंज की तरह लेता था कि ये मैं करूँगा तो खुद ही। और कंसंट्रेशन लेवल इस तरह का पहुँच जाता था कि जब मैं क्वेश्चन करने लगता था तो वो गाने सुनाई देना बंद हो जाता था। जब मेरे दिमाग में वो गाने सुनाई देना बंद हो जाता था ना, तब मुझे लगता था कि अब आया मज़ा। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक अलग तरह का ध्यान था ये मेरे लिए। तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता गया, और जो सेल्फ स्टडी की जो आदत पड़ी ना, वो उस समय से पड़ी हुई है। वो सब कुछ ऑलमोस्ट वहाँ पढ़ाते भी थे, कॉलेज में थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाते थे, लेकिन मैंने बुक्स लेके उसको खुद से पढ़ने का एक हैबिट वहाँ से जनरेट कर लिया था। तो उसके कारण ये हुआ कि जैसे फर्स्ट ईयर का जब रिज़ल्ट आ रहा था तो हम लोग डरे हुए थे, क्या होगा पता नहीं, फेल हो जाएंगे तो पापा को क्या मुंह दिखाएंगे। तो रिज़ल्ट देखने गए तो 3 इडियट वाली हालत हो गई। मैं नीचे रिज़ल्ट देख रहा था, कहीं मिले ही नहीं रिज़ल्ट, क्योंकि मेरा नाम सबसे ऊपर था, टॉप पे था। मैं टॉपर था। इवन बाद में फिर पता चला कि मैंने मुजफ्फरपुर में ही नहीं, पूरे बिहार में टॉप किया है। और ये सिलसिला पूरे 3 साल चला। मैंने पूरे 3 साल पूरे बिहार में टॉप किया था। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उससे फिर मुझे आगे का एक रास्ता मिला कि आगे आप क्या करना चाहते हो। उस समय हमारे पास एक ऑप्शन था कि जो लड़के 3 साल टॉपर होते थे ना, उनको डायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता था। तो लेकिन एक तो 3 साल का कोर्स 5 साल में करा। अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि अगले 4 साल का कोर्स पता नहीं 6 साल में और होगा, तो पूरा टाइम तो इसी पढ़ने में ही निकल जाएगा, जॉब कब करेंगे। तो मैंने एक टफ डिसीजन लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगा, जो कि मुझे ऐसे मिल रहा था, लेकिन वो मैंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं लूँगा। उस समय एक और ऑप्शन था हमारे पास कि AMI कर लेते हैं, AMI का ऑप्शन था। और उसी समय ये जैसे ही मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करा था तो ये JEE का फॉर्म निकला था CPWD का, और चूँकि वही एक ऑप्शन था हमारे लिए कि यहीं जा सकते हैं, तो मैंने वो फॉर्म भरा और उसमें हो भी गया। तो उसके बाद मैंने एज ए JEE ज्वाइन कर लिया। सो सर, ये कौन सा ईयर था जिसमें आपने एग्ज़ाम क्लियर करा और ज्वाइनिंग? मैम 1990 में मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करा था, और 91 में मैंने एग्ज़ाम दिया था JEE का, और उसी साल मेरी शादी भी हो गई थी। इवन एट द एज ऑफ 21 इटसेल्फ, 21 ईयर की एज में। उस समय मेरा जॉब भी नहीं हुआ था इनफैक्ट, और मम्मी पापा के प्रेशर के कारण, क्योंकि मम्मी बीमार रहती थी, उसने धमका के मुझे बोला शादी कर लो, तो मैं मर जाऊंगी। तो उस समय हम लोगों की कोई हैसियत नहीं होती थी घर में कुछ बोल पाए। तो जो बोला घर वालों ने, जो बोला हमने
कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो उसी बीच में ये जॉब भी हो गया था, जॉब लेकिन उसके बाद हुआ था, पहले शादी हो गई उसके बाद जॉब हुआ। तो सर मैंने सुना है बिहार में पकड़वा विवाह भी होता है, तो ऐसा तो नहीं था कि इस बार घर वालों ने एक पकड़वा विवाह? नहीं, घर वालों ने तो कुछ नहीं करा, ये तो अरेंज मैरिज ही था हमारा। हाँ, लेकिन जिस गांव में मेरा शादी हुआ था मुझे याद है, वो ससुराल वालों ने बताया कि देखो उधर बगल वाले घर में ना वही वाली शादी चल रही है, वहाँ किसी को पकड़ के लाए थे और उसकी शादी हो रही थी। चलो ये तो बड़ी ख़राब सी चीज़ है, अब तो नहीं रहा वैसा, अब नहीं होता है। पहले उस समय होता था कि कोई अच्छे लड़के जो हैं उनकी, चूँकि उस समय एक तिलक दहेज वाला प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, तो लोग उसको बचाने के लिए ऐसा कर लेते थे, लेकिन बट दिस वाज नॉट ए गुड हैबिट। चलो उसका क्या ही बात करना है। तो सर आपकी शादी और आपकी जॉब लगभग एक साथ स्टार्ट, राइट। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका CPWD में, और शादी के साथ किस तरीके से आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी? बिकॉज आई वाज चेकिंग योर प्रोफाइल और मुझे वहाँ पर देखने को मिला कि यू गॉट 27th रैंक इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सर डेफिनेटली वो पीरियड ही बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड रहा। शादी जब मेरी हुई थी, मुझे याद है कि आप तो लड़के लड़कियों जिनकी शादी होती है तो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते भी हैं, बात भी करते हैं। हम लोग के समय में न मोबाइल था न कुछ। आपको मैं बताऊं, मम्मी पापा सब लोग गए थे लड़की देखने, मुझे ही नहीं ले गए। मुझे नहीं लेके गए, उनको पूरा भरोसा था कि ये कहा जाएगा, ये मना कर ही नहीं सकता। मैंने थोड़ा हिलने डुलने की कोशिश करी, घर में थोड़ा फैलाया कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो पापा ने बोला अपना चेहरा देखा है। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं था हमारा कि चलो भाई ठीक है। मैंने भी फिर साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो जिम्मेवारी थी ना, इनफैक्ट जब मैं शादी करके, आपको मैं ठीक उस दिन का बता रहा हूँ, जिस दिन शादी हुई थी मेरी, शादी के नेक्स्ट डे हमारे गांव में ना एक प्रथा होती है कि जब आप दुल्हन को लेके जा रहे होते हो तो जिस गांव से निकल रहे होते हैं तो घर के गांव के बाहर ना एक मंदिर होता है, तो मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं लड़का लड़की दोनों। तो मैं मेरी पत्नी दोनों साथ में मंदिर में गए। काली माँ का मंदिर था, मुझे रोना आ गया, मैं आपको सच बताऊं। मैंने माँ से बोला कि माँ मुझे नहीं पता है कि ये जिम्मेवारी मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि उस समय ना जॉब था न कुछ था। तो मैंने उन पे ही छोड़ दिया था। मैंने बोला अब आप ही देखो, मेरे बस की तो बात नहीं है। तो बस भगवान को मैं मानता हूँ, भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रहता है मेरा। उन्होंने ही रास्ता दिखाया धीरे धीरे। तो वो जो एक जिम्मेवारी जो आ गई ना, उसने ही मुझे प्रेरित किया। पहले तो जेई का जॉब हुआ, और जॉब भी हुआ तो ऐसी खतरनाक जगह पे भेजा मुझे। मणिपुर भेज दिया मुझे। हाँ, मणिपुर तो जाने में ही 2 दिन लगते हैं, बिहार से इवन, बिहार से पटना से मणिपुर जाने में। जब मैं गुवाहाटी से उतर के बस से मणिपुर जा रहा था, उतनी लंबी जर्नी मैंने पूरी लाइफ में कभी नहीं करी थी। मुझे लग रहा था ये बस लेके कहाँ जा रहा है, दुनिया कभी ख़त्म भी होगी। 2 days जर्नी कंटिन्यूअस चले जा रहा है बस में, रोक दे भाई, अब तो रोक दे। रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो पहाड़ों में, हिमालय के टॉप पे मणिपुर एक बड़ा खूबसूरत सा जगह है। चली जा रही है बस वैली में। मैं सोच रहा हूँ कब रुकेगी यार ये बस, कब रुकेगी। शाम हो गया नेक्स्ट डे, तब जाके बस पहुँचा वहाँ मणिपुर, इम्फाल। तो जगह तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी भी आपने मणिपुर की समस्या सुनी होगी, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम अभी भी है, उस समय भी थी। इवन एक बार हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का गाड़ी जला दिया था। हाँ, उनके बिना जलाया था, उनको उतार दिया पहले, उसके बाद गाड़ी जला दी। एक बार इवन जेईई को अपहरण करके लेके चले गए। जेईई एक्सियन तीनों को, तो फिर किसी तरह वो लोग छूट के आए। तो बड़ी समस्या रहती थी। एक बार इवन मेरा स्कूटर भी लेके गए, चले गए थे। आग साइड पे मैं था, तो उधर से आए 3-4 लड़के और मुझसे पूछा भाई किसका है स्कूटर। मेरे कमांडिंग वे में पूछा,
मैं समझ गया वही लोग हैं। तो मैंने कहा ये लो चाबी, ये है आप ही का है मेरा कहाँ है, आप ही का है, ले लो। आपने सर हमेशा एक डिफरेंट एटीट्यूड कैरी करा। सो फाइनली सर यू जॉइंड CPWD। यस, CPWD तो वहाँ ज्वाइन किया था ना, एज ए जेई ज्वाइन किया CPWD। ऐसे वहाँ मणिपुर में लाइफ चल रही थी। वहाँ पे आप कह सकते हो जो मुझे इंस्पिरेशन मिला ना, 2 इंस्पिरेशन थे मेरे। नंबर 1 सैलरी कि जेई का जो सैलरी होता है ना बहुत ही कम था उस समय। इवन 1400 रुपये का बेसिक पे था और टोटल जोड़ जाड़ के 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते थे। अब उसमें आप घर भी चला लो, थोड़ा बहुत पैसे बचे तो वापस कहीं आना जाना हुआ उसके लिए भी रख लो। मेरी एक बच्ची भी थी उस समय साथ में, तो ऐसे लाइफ चल रहा था। तो वो जो एक गरीबी वाली हालत आप कह सकते हो, उस गरीबी ने मुझे इंस्पायर किया कि भाई कब तक रहेगा ये जेई वाली स्थिति, ढंग से घर भी नहीं चला पा रहे हैं, बहुत कम सैलरी थी। इवन हमारी क्या, इवन एक्जियन की सैलरी भी कम ही थी एक तरह से उस समय। तो अब थोड़ा पे कमीशन, 5th पे कमीशन के बाद सैलरी थोड़ी ठीक हुई है। 8th पे कमीशन। हाँ, अब तो 8th पे कमीशन आने वाला है। सबसे जो बढ़िया पे कमीशन आया था ना वो 5th पे कमीशन आया था, उसके बाद सैलरी काफ़ी अच्छी हो गई। तो इसलिए आज की डेट में तो बहुत लिक्रेटिव है, हम लोग बात करेंगे उस पर आगे। तो वहाँ से वो फिर मुझे इंस्पिरेशन मिला कि क्योंकि एज ए जेई ना स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। मैंने अपने एई को देखा, वो 23 साल के बाद उनका प्रमोशन हुआ था। और दूसरी तरफ मैंने एक्सियन को देखा, ये बड़ा यंग आदमी इधर बैठा है आके चेयर पे, वो कमरा भी उसका काफ़ी बड़ा है, सब उसकी रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। मुझे लगा ये बनना है मुझे तो पता करा ये बनते कैसे हैं, फिर पता करा इंजीनियरिंग से रिसर्च करोगे तो बनोगे। तो पहले तो मैंने, चूँकि मैं डिप्लोमा होल्डर था, तो 1.5-2 साल लगे थे मुझे। मैंने डिग्री कंप्लीट करा थ्रू AMI और उसके बाद मैंने उसी समय से तैयारी शुरू करी इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन वो बड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है, जो मैंने उस पीरियड को जो झेला है वो मैं ही जानता हूँ। मणिपुर में रहना, वहाँ पूरे टाइम तो नहीं रहता था क्योंकि प्रिपरेशन के लिए आप जॉब के साथ थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं क्या करता था, 5-6 महीने मैं छुट्टी ले लेता था। छुट्टी क्या मतलब, विदाउट पे, सैलरी वैलरी नहीं मिलती थी फिर, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव बोलते हैं उसको। तो विदाउट पे ले करके फिर मैं पटना आ जाता था और पटना में एक अलग कमरा लेके रहता था। और मिसेज को मैं उसके मैके में छोड़ देता था कि तुम यहाँ रहो और मैं स्टडी अलग, चल रही हाँ अलग से। मुझे याद है पटना में मैं गंगा नदी के किनारे एक कमरा किराए पे लिया था, वहीं रहता था। तो और वहाँ बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई करी, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी था क्योंकि कई बार मैं फेल भी हुआ। इवन मुझे याद है 95 में मैंने फर्स्ट सीरियसली एग्ज़ाम दिया था, फिर 96 में दिया, दोनों बार फेल हुए। और हर बार आप समझो 6 महीना मैं जॉब करता था, जो वहाँ से थोड़ी बहुत बचत होती थी, फिर 6 महीना पटना में आके रहता था। बहुत लिमिटेड वे में अपने खर्चे बहुत कम कर रखे थे ताकि किसी तरह से अपने आप को सरवाइव कर सके। और ईएस की तैयारी जो है, हर साल कुछ सीखते थे, मैं नया कुछ सीखते थे, कुछ नया अपने आप को आगे बढ़ाते थे। सो सर मेरे माइंड में 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। Yes. जैसे जब आपने एज अ जेई अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो CPWD में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स रहे जिन पे आपने काम किया? डिपार्टमेंट की क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या काम होता है CPWD में, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स भी हमें सुन रहे हैं जिनका सपना है CPWD में काम करने का। तो क्या वर्क कल्चर रहता है, आपके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिस पे आपने काम करा, और कितने साल एज अ जेई आपने काम करा? एज ए जेई मैंने करीब 7 ईयर्स काम करा है, 1992 से 1999 तक। 97 एग्ज़ाम से मेरा सिलेक्शन हो गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, तो फिर मैं AEE ज्वाइन किया मैंने 1999 में। जेई का पीरियड चूँकि पूरा मणिपुर में निकला था। मणिपुर में क्या, हर जगह ही CPWD जो काम करती है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने काम होते हैं, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज के काम होते हैं, BSF, CRPF, CISF, जितने भी फोर्सेज हैं, जितने भी पुलिस एकेडमीज हैं, कई तरह के, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ काम CPWD को दे देती है।
या जैसे PSUs के काम होते हैं, कई सारे विद्यालयों के काम होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के काम, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, अगर जो कम्प्लीटली प्राइवेट नहीं, आप कह सकते हो सेमी गवर्नमेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपना काम CPWD से करा सकती हैं। उनको रिक्विजिशन देना होता है, फिर हम लोग उसके ऊपर एस्टीमेट भेजते हैं, जब उसका NDS आता है फिर हम लोग उसका काम करते हैं। तो काम बहुत सारा है CPWD के पास, पूरे ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली से लेकर के ऑल ओवर इंडिया, अंडमान निकोबार में भी करते हैं काम, हर जगह काम करते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। एंड सर, एज अ JEE अगर हम बात करें तो क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं CPWD में? अलॉन्ग विद दैट सर, क्या पावर होती है एक JEE के हाथों में? JEE तो चूँकि सबसे इंजीनियरिंग वाले कैडर में सबसे लोएस्ट पोस्ट है, वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये क्लास 3 का जॉब होता है एक तरह से। क्लास 1 हो गए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से जाते हैं, क्लास 2 बोलते हैं, जैसे जो AE का जॉब होता है वो क्लास 2 होता है, और जूनियर इंजीनियर क्लास 3 में आते हैं। तो वो सबसे लोएस्ट पार्ट है इंजीनियरिंग कैडर का, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जूनियर इंजीनियर, क्योंकि उनका जो रोल होता है वो होता है, एक होता है वर्क की सुपरविज़न, क्वालिटी कंट्रोल, वर्क को देखना कि काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके सारे पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कराना, और उनकी मेजरमेंट्स। पहले तो हम लोग मेजरमेंट भी खुद ही करते थे। पहले एक लाल रंग की बुक आती थी, उसको मेजरमेंट बुक बोलते थे, MB। तो MB हम लोग खुद ही लिखते थे। मैंने बहुत सारी MB लिखी हैं एज ए जूनियर इंजीनियर। वो काम ही वही है कि आप मेजरमेंट लिखोगे, उसकी फिर क्वांटिटी का एक पूरा एस्टिमेट बनाओगे, फिर बिल बनाते थे, और वो बिल फिर असिस्टेंट इंजीनियर के पास जाता है, वो थॉरोली उसको चेक करते हैं, फिर वो अपनी सिग्नेचर के साथ डिवीज़न में उसको भेजा जाता था, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको बिल को पास करते हैं। तो ये जूनियर इंजीनियर का ये रोल है। एंड देन सर, उसके बाद आप जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, 6 मंथ आप ऑन ड्यूटी थे, देन 6 मंथ ऑफ ड्यूटी थे, शादी आपकी हो चुकी थी। एंड आज के टाइम पे तो सर मैं देखती हूँ कि अगर वाइफ को थोड़ा भी टाइम ना दो तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो आपकी सर मैरिड लाइफ कैसी थी, और जो मैम थी उन्होंने कितना सपोर्ट करा आपको? नहीं, मैम ने बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। इवन कई बार मैं निराश हो जाता था, तो वो मुझे आगे बढ़ाती थी कि नहीं आपको करना तो है ही। इवन जब 2 साल में फ़ेल हुआ था, तो उस समय निराशा तो होती है मैम, जो एक बार आप फेल होते हो ना, तो जो फेल होता है उसी को पता चलता है इतने दिनों की मेहनत। लेकिन उसमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप निराश हो जाते हो, क्योंकि हर साल जब आप तैयारी करते हो ना, तो कुछ अपने आप को आप एक लेवल ऊपर लेके जाते हो, फिर अगले साल की फिर तैयारी कुछ और ऊपर लेके जाते हो। तो ये आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, आपके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उस जिस लेवल को आप अचीव करना चाहते हो, जो लेवल हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए चाहिए, उस लेवल पे हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तभी वो एग्ज़ाम क्रैक होगा, या उससे जो सिमिलर एग्ज़ाम्स हैं वो क्रैक होंगे। केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, पब्लिक सेक्टर के एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे हैं। आप देखो, आप ढंग से एक बार तैयारी कर लेते हो ना, तो हर जगह फिर होने लग जाता है। तो वही है, तो इसलिए फेलुअर तो पार्ट है हमारे लाइफ का, फेलुअर इज ए पार्ट। फेलुअर से घबरा के अगर हम भाग जाएंगे तो हम उस सक्सेस को नहीं पा सकते। बट आई थिंक सर, ये सेंस ऑफ मैच्योरिटी एक समय के बाद ज़्यादा फील होती है कि यस, फेल्योर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम कंटिन्यूसली हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। बट जिस टाइम पे एक पर्सन फेल हो रहा होता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो वहाँ पर सर कैसे आपने अपने आप को संभाला? आप एक बार फेल हुए, आपकी शादी भी हो चुकी थी, वहाँ पर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जॉब भी चल रही थी। आज के टाइम पे जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइम मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो रखा है। तो वहाँ पर सर कैसे आपके लिए चीज़ें रही? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हम कोई जॉब करते हुए नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास हर एक आदमी के पास इनफैक्ट 24 आवर्स होता है, ठीक है। उस 24 आवर में आपको 5 से 6 घंटे सोने के लिए चाहिए, 1 से 2 घंटे आपको जो डेली रूटीन वर्क हैं उसके लिए चाहिए। तो अगर हम इस 8 घंटे को निकाल भी दें
तो 24 में 8 माइनस भी कर देंगे ना तो 16 आवर बचता है। उस 16 आवर में हम कितना ही देर जॉब करेंगे, बहुत होगा तो 8 घंटे करेंगे, एक आध 2 घंटे जर्नी में जा सकता है, तो 10 घंटे भी अगर आप वापस निकाल दो तो 6 घंटे फिर भी बचते हैं। उस 6 घंटे को मैनेज करना है। अगर किसी ने अपने उस 6 घंटे को भी मैनेज कर लिया ना, हम क्या करते हैं ना मैम, हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। वो जो 2-3 घंटा है ना, इवन 1-1 घंटा, आप देखते हो आजकल छोटी छोटी रील्स बनती हैं, 2-2 मिनट की रील्स बनती हैं, और जिनके पास काम नहीं होता ना वो क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, वो 2-2 मिनट की रील देखते हैं, सोचते हैं 2 मिनट में क्या ही जाता है। लेकिन आपने देखा है वो 2-2 मिनट करते करते 2-2 घंटे बैठे रहते हैं उस पर। इट्स एडिक्टिव। हाँ, एक टाइम उनका 2 घंटे निकल गए उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही लाइफ में होता है, हमारा अगला 1 घंटा क्या हो गया हमें पता नहीं चलता, हमारा लाइफ से वो पार्ट निकल गया। लेकिन उसी 1 घंटे को अगर हम ये किसी चीज़ में, एक प्रोडक्टिव चीज़ में लगा दें, अगर हमने ठान लिया कि नहीं मुझे अगला 1 घंटा पढ़ाई करना है, हमें रील नहीं देखना, पढ़ना है, और उसका अगला 1 घंटा फिर हम पढ़ना है, तो देखो हर एक के पास आज का ही दिन है, कल न कल है न कल था, जो बीत गया ख़त्म बात, और जो आने वाला कल है ना उसका भी कोई भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं। तो बस ये आज ही है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो टाइम है ना, ये दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल टाइम। जो अभी आपके पास है जो टाइम है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसको ठीक कर लो ना। उसको ठीक कर लोगे तो फ्यूचर तो अपने आप धीरे धीरे ठीक होता चला जाए। यही है जो मूल मंत्र है ना, वो यहाँ पे है। हम अपना टाइम वेस्ट करते जाते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता है। क्रिकेट मैच आ रहा है, क्या ज़रूरी है मैच देखना है, ठीक है, जब पढ़ना है तो पढ़ना है ना। हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट क्या है, हमको पढ़ना है। अब भारत जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, तो जीतने दो, क्या करना है उसको, रोहित शर्मा खुश होएगा है कि नहीं? ठीक है, हम न्यूज़ सुन के भी तो खुश हो सकते हैं ना कि हाँ जी चलो आज इंडिया जीत गया। हाँ, लाइक वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद द कंट्री, तो हम फाइनल रिजल्ट भी जान के सेलिब्रेट कर सकते हैं ना कि हाँ चलो, हमें जो उसको 8 घंटे उसको देख के कैसे बॉल बाई बॉल उसने जीता, वो ज़रूरी नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो बचपन से मैं सिनेमा देखने का बिल्कुल हैबिचुअल था, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करता था वो 5 से 6 महीने एक भी मूवी नहीं देखता था। और मूवी कब देखता था बताऊं? जब एग्ज़ाम का डेट होता था उसके 1 दिन पहले, उसके 1 दिन पहले मैं ज़रूर जाता था मूवी देखने। क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे रिलैक्स करना है, उस दिन अपने माइंड को कूल रखना है। पूरा स्ट्रैटेजिक है एक्चुअली। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्रिपरेशन है ना, बहुत स्ट्रैटेजिक है। कई सारी चीज़ें आपको इसमें चाहिए। सर, हम EAC के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि वो एक लड़का 20-21 साल का जो स्कूटर पे चलता था, फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा था, और आज का जो टाइम है आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं? आज तो सिनेरियो कुछ और है, और उसी लड़के को कई बार जो है ना लोग फॉर ग्रांटेड भी ले लेते थे कि भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे, नाउ यू डिड इट, यू प्रूव्ड इट। तो सर वो फीलिंग कैसी है, और कल में और आज में क्या डिफरेंस आपको फील होता है? मैम ऐसा है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा जिस स्थिति में भी रहा हूँ ना, उसमें मैं खुश ही रहा हूँ ना। तो मैं पहले दुखी था कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। जब मैं साइकिल पे चलता था, तिवारी जी मेरे आगे वाली सीट पे बैठे होते थे। इनफैक्ट उस समय मैं ज़्यादा खुश था, और उस समय भी मैं कोई कमी नहीं महसूस करता था। जी, आपके पास जो भी है ना, उसमें आप जब आप हैप्पी फील करते हो तो सब कुछ अच्छा होते चला जाता है। हाँ ठीक है, उस समय मेरे पास साइकिल रखने की ये थी। धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है इसमें, ये जो जर्नी है ये 1-2 साल नहीं, मुझे 27-28 साल लग गए, तब आज इस स्थिति में पहुंचा हूं। तो ऐसे आप अपने एक एक टाइम को, अपने वही जो मैंने बताया ना आपको, एक एक घंटे को अगर आप सुधारते जाते हो तो आपकी लाइफ ऑब्वियसली कल एक बहुत अच्छी लाइफ होगी, बहुत खूबसूरत लाइफ होगी। और कभी दुखी मत होइए। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, आज भी कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम है जो भी, लेकिन जो भी है मैं उस समय भी खुश था, आज भी खुश हूँ। भगवान, आज मैं इवन मर्सिडीज चला रहा हूँ वही मैं सोच रही थी। तो मर्सिडीज चलाने में भी मैं वैसे ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। जो पहली गाड़ी जब खरीदी थी मारुति,
इनफैक्ट सबसे पहले जब मैं यहाँ AEE आया था तो मैं स्कूटर से चलता था, क्योंकि वही स्कूटर खरीदने की हालत थी हमारी। तो एक बार जब स्कूटर से जा रहे थे तो यहीं दिल्ली में एक रोड पे ना एक पत्थर रखा हुआ था। अब मेरी आदत थी, जैसे ट्रैफिक छूटता था सिग्नल से, मैं बहुत तेज़ भागता था और मेरी बच्ची और वाइफ पीछे बैठी हुई थी और मैं आगे चला रहा था। आगे आ गया एक पत्थर पे स्कूटर ऐसा उछला, धड़ाम, तीनों हम लोग रोड पे गिर गए। वो तो शुक्र है कि बाकी गाड़ियाँ पीछे काफ़ी पीछे थी, हमने चूँकि स्पीड अप किया था तो वो आते आते रुक गई। तो उस दिन मैंने डिसाइड करा कि ये 2 चक्का जो है बड़ा डेंजरस है। तब हमने लोन लेकर के मारुति खरीदा था, बट उस समय 2 लाख रुपए की मारुति आती थी। जब मैं AEE था 2003 में मैंने मारुति खरीदा था, तो उस मारुति में भी मुझे वही सुकून मिलता था, आज मर्सिडीज में भी वही सुकून मिलता है। ये ग्रेजुअल है, लाइफ को आप धीरे धीरे आप अच्छा करते जाओ तो आपको सब कुछ बढ़िया होता चला जाता है। हाँ, लेकिन संतुष्ट रहिए, आपके पास जो भी है जैसा भी है, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। आई डोंट ड्रीम कि मुझे और कितना चाहिए, बस आई एम हैप्पी, दैट्स ऑल। सो सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करते हैं। आपने JEE के साथ जो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी थी, तो यू फेल्ड 2 times एंड फाइनली यू क्रैक्ड इट, यू गॉट AIR 27। देन अगेन सर आपने CPWD ज्वाइन करा इंस्टेड ऑफ रेलवे, बिकॉज जनरली EAC के थ्रू स्टूडेंट की जो प्रेफरेंस होती है वो रेलवे होती है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप पहले से काम कर रहे थे, ये रीज़न था? हाँ, ये तो CPWD में था तो मुझे CPWD बहुत अच्छा लगता था। हाँ, यस, डिपार्टमेंट कंफर्ट फील था, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही CPWD दिया था। आजकल भी लोग CPWD और रेलवे में, कई लोग CPWD को फर्स्ट ऑप्शन देते हैं, रेलवे को फर्स्ट ऑप्शन, कुछ लोग रेलवे को देते हैं। तो मैंने CPWD को दिया था। वैसे एक रीज़न और था, क्योंकि मेरा एज उस समय 29 ईयर हो चुका था और पहले जो एज लिमिट था वो 28 ईयर का था। तो मैंने एज रिलैक्सेशन लिया हुआ था, चूँकि मैं JEE था इसलिए मुझे आगे अगले 5 साल का और मौका मिला था। तो 29th ईयर में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज कंप्लीट करा था। और उस समय एक रूल होता था कि आप जिस डिपार्टमेंट में हैं तो सबसे पहले आपको उस डिपार्टमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर उसमें सीट है तो आपको उसी में मिलेगा। और वो रूल चूँकि मुझे पता था तो मैंने पहला ऑप्शन ही CPWD दे दिया था, सेकंड ऑप्शन में रेलवे वगैरह दिया था। और मुझे पता था कि रेलवे में हो सकता है इवन मैं टॉप भी कर जाता तो शायद मुझे CPWD ही मिलता। तो वैसे उस समय रेलवे में ना काफ़ी सीट्स होती थी, अब दोबारा वापस रेलवे आ गया है। उस समय मेरे टाइम में इवन 45 रैंक तक रेलवे गया था, मेरी रैंक थी 27, तो मुझे भी मिल जाता। बट आई एम हैप्पी, CPWD इज ऑल्सो ए गुड डिपार्टमेंट। जब आपका EAC में सिलेक्शन हो गया, आप AEE की पोजीशन पे काम करने लगे, तो दोनों प्रोफाइल में सर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस आया? बिकॉज जब आप AEE आप बनते हैं तब क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एंड JEE थे तब तो आपने डेफिनेटली एक्सप्लेन करा। तो दोनों में पावर में क्या डिफरेंस है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? देखिए, जूनियर इंजीनियर के बाद जो असिस्टेंट इंजीनियर का रोल है या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनफैक्ट ये दोनों रोल सेम ही हैं। असिस्टेंट इंजीनियर आते हैं जूनियर इंजीनियर से प्रमोट होकर के, वो क्लास 2 होते हैं, और AEE क्लास 1 होते हैं। और लेकिन उनका जो काम है AEE का, वो AE जैसा ही है। इवन AE की सीट पे ही AEE को पोस्ट किया जाता है CPWD में। तो उसमें ये होता है कि जैसे JEE का काम हो गया क्वालिटी कंट्रोल, मेजरमेंट्स, बिल प्रिपरेशन। इवन आजकल तो बिल प्रिपरेशन अब JEE का काम नहीं रहा, क्योंकि CPWD में कुछ मैनुअल में जो चेंजेज आए उसके आधार पे अब कॉन्ट्रैक्टर को ही बिल बनाना होता है। अब कॉन्ट्रैक्टर ही बिल बना के देता है, JEE का काम है उस बिल को चेक करना कि जो उसने बिल्स ऑफ मेजरमेंट दिए हैं वो ठीक हैं या नहीं है। इवन पहले हम लोग खुद ही लिखते थे उसको, तो ज़्यादा हमारा कंट्रोल होता था। अब मैं कह सकता हूँ कंट्रोल थोड़ा लेस है, लेकिन हाँ, अब JEE का रोल है, उसको चेक करना है तो करना है। जब आप किसी चीज़ को खुद लिखते हो तो आपका पूरा कंट्रोल होता है उस पर। हमें पता होता था कि किस वाल का मेजरमेंट हमने किस MB में कहाँ पे डाला हुआ है। अभी अगर कॉन्ट्रैक्टर कुछ गड़बड़ कर देगा तो वो एक अलग चीज़ है, वो JEE को वही देखना है कि उसने करा है कि नहीं करा ये गड़बड़। तो AE का जो रोल है उसको चेक करना, उस बिल्स को चेक करना, उसका भी रोल सेम है, क्वालिटी कंट्रोल इज सेम। साइड पे दोनों साथ खड़े हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों की क्या, उसके ऊपर भी जो पोस्ट हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर।
आप कह सकते हो AEE तो पहला रोल हुआ। AEE एज AEE कई बार आप साइट पे पोस्टेड होते हो या कई बार आप प्लानिंग में पोस्टेड होते हो। CPWD में 2 तरह की पोस्टिंग होती है। प्लानिंग में क्या होता है, आपको या तो डिज़ाइन करने होते हैं या एस्टिमेशंस करने होते हैं। आजकल धीरे धीरे प्लानिंग वाली पोस्ट कम कर दी गई हैं, मोस्टली सबको फील्ड में भेज दिया गया है। अब CPWD ने अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज किया है। कॉन्सेप्ट चेंज किया है मतलब पहले क्या था ना कि डिवीज़न, सर्कल, जोन, इसका कॉन्सेप्ट था। डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेड होता था, सर्कल में SC और जोन में चीफ इंजीनियर। लेकिन अब उसको प्रोजेक्ट मैनेजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया CPWD में कि जो चीफ इंजीनियर या SC उनको बनाया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उनके अंडर 2 या 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं और उनके अंडर 4 या 5 बेस्ड ऑन द वर्क रिक्वायरमेंट AE या JE होते हैं। तो रोल यही है, मेन रोल तो यही है, क्वालिटी कंट्रोल, सुपरविजन। एक्सियन का जो रोल है वो बहुत ही डिफरेंट है। एक्सियन आप कह सकते हो वो होता है ना, सारे काम मैं ही करूं ऐसा वाला हिसाब है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। उसको सारे काम उसी को करने होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन CPWD इज ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आप ये कह सकते हो कि उसको टेंडरिंग भी करना है, टेंडरिंग प्रोसेस भी करना है। टेंडरिंग प्रोसेस में ही 10 तरह के प्रोसेस होते हैं। ANDS आने के बाद PE, उसके बाद डिटेल्ड एस्टिमेट, टेक्निकल सैंक्शन, NIT बनाना, टेंडर कॉल करना। जिस लेवल का काम है उसके आधार पे वैसे सारे काम बटे हुए हैं डिफरेंट डिवीजन में, सर्कल में। लेकिन एक्सियन का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस उसको करना है, वर्क अवार्ड करके एग्जीक्यूशन उसको करवाना है, फाइनली बिल पेमेंट भी उसी को करना है। और ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो साइन होता है वो केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का होता है इन CPWD। सो CPWD एक्जियन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल, मैं नहीं बोलूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंजीनियरिंग कैडर इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। सो सर, अपार्ट फ्रॉम सैलरी अगर हम बात करें तो इस डिपार्टमेंट में क्या एक्स्ट्रा पर्क्स रहते हैं, अलाउंसेस रहते हैं? एक्स्ट्रा पर्क्स वैसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको घर की सुविधा मिल जाएगी। एज अ JE और एज अ AEE? नहीं, हर एक लेवल पे। हर एक लेवल हाँ, पे। क्योंकि CPWD के पास कई जगह, हर जगह ऑलमोस्ट घर काफ़ी हैं। बहुत कुछ ही जगह पे आपको हाउस नहीं मिल पाता, अदरवाइज गवर्नमेंट हाउस आपको हर जगह मिल जाता है और पास में ही मिल जाता है। इवन व्हेन आई वाज पोस्टेड एट शिलोंग, मेरा घर समझिए ऑफिस से 20 मीटर की दूरी पे था, वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर ऊपर घर है, नीचे ऑफिस है, ऐसे। तो और वहाँ पूरा एक कैंपस होता है, उस कैंपस में सारे CPWD के ही लोग रह रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हो उसको। तो ऐसे ऑलमोस्ट सारी जगह पे ऐसा ही है, लोग घर की सुविधा मिल जाती है। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं तो आपको गाड़ी की भी सुविधा मिल जाती है। वैसे तो वो गाड़ी सरकारी कामों के लिए है, लेकिन आप अपनी वाइफ को भी घुमा सकते हैं। नहीं, ऐसे मतलब घुमा नहीं सकते, लेकिन अब चले ही गए तो कोई क्या ही कर लेगा, ये बात है। मतलब कुछ पर्सनल काम भी कर ही लेते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो एक गाड़ी की भी सुविधा है, आपके पास ड्राइवर है, गाड़ी है। अब शिलोंग में हम लोग साइड विजिट पे जाते थे तो साथ में पिकनिक भी मना लेते थे, क्योंकि इतना खूबसूरत जगह है शिलोंग के आसपास का एरिया, चेरापूंजी। तो वाइफ को भी बिठा लिया कि चलो साइड विजिट पे चलते हैं, बच्चों को भी ले लिए। अब उधर खाना वाना बना के झरने के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। साइड विजिट भी हो जाता था और पिकनिक भी हो जाता था। सर, 25 ईयर की जर्नी में अगर मैं आपसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पूछूं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आए हो या कोई आपकी एक बहुत अच्छी मेमोरी बिल्ड हुई हो, वो कौन से प्रोजेक्ट्स रहे? मैम, ऐसे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं। शुरू में मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो दिल्ली में जब मैं AEE था तो मैंने कुछ बिल्डिंग डिज़ाइन करी एज AEE, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन मेरा किया हुआ था। और उसके नेक्स्ट पोस्टिंग में मुझे उसी डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया जिस डिवीज़न के प्रोजेक्ट्स मैं डिज़ाइन कर रहा था। तो उन्हीं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का भी मुझे मौका मिला। ये बहुत कम होता है कि आप जिस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हो उसी को एग्जीक्यूट करते हो। तो उस समय मैंने दिल्ली में कई सारे बिल्डिंग बनवाई थी। एक ALCC की बिल्डिंग है चाणक्यपुरी में,
कई सारे जैसे त्रिपुरा भवन, ऐसे टाइप के कई सारे भवन होते हैं, लक्षद्वीप भवन, तो वो सब बिल्डिंग्स बनवाए थे। कई सारे समाज सदन मैंने बनवाए हैं, केंद्रीय विद्यालय बनवाया है, लोधी रोड पे एक बिल्डिंग है केंद्रीय विद्यालय, मेरा डिजाइन किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन भी पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैंने कराया था। बाकी समाज सदन कई सारे मैंने खुद ही बनाया है पूरा कंप्लीट। तो ये फिर शिलोंग में कई सारे काम कराए थे। शिलोंग में बड़ा चैलेंजिंग था जॉब, क्योंकि वहाँ पे ना पहाड़ पे सारे काम होते हैं और हिली रीजन में आप समझ सकते हो एकदम स्लोप के ऊपर काम करना है, तो अर्थ कटिंग, अर्थ फिलिंग, उसके बाद आप वहाँ पे एक स्कूल बना रहे हो, तो काफ़ी हैवी वर्क होता है। हैवी रिटेनिंग वॉल्स बनाए जाते हैं। मुझे याद है JNV मॉफलोंग एक एरिया है, शिलोंग से थोड़ा दूर है। उसी तरह से नोंगस्टॉइन एक एरिया है मेघालय में, वहाँ पे भी JNV का काम था। तो बहुत चैलेंजिंग काम था वहाँ पे, तो उसको एग्जीक्यूट कराते थे। इवन साइट पे जाते थे तो यही पूछता था, सर बिल्डिंग कहाँ बनाना है क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता था ये स्लोप पे बिल्डिंग बनेगा कैसे। फिर उनको समझाते थे कि चलो यहाँ से मिट्टी ऐसे काट करो, यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल लगाओ, बाकी मिट्टी इधर भर दो, अब देखो अब एक प्लेन एरिया आपको मिल रहा है। हाँ, फिर वहाँ पे हम लोग कॉलम की लेआउट करते थे, प्लानिंग करते थे। तो साइट पे इवन खड़ा होकर के फीता ले करके, टेप ले करके आप उस पर जब आप काम करते बड़ा मज़ा आता है। सो ये तो सर जर्नी आपकी हो गई 25 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। राइट। सर ये टीचिंग की जर्नी किस तरीके से आपके स्टार्ट हुई? टीचिंग का पता नहीं, एक अंदर कीड़ा पड़ा होगा कहीं तो वो भी शुरू करा। फिर थोड़ा पहले से ही था, पहले जिस समय मैं पढ़ता था उस समय जैसे मेरा दोस्त जो मेरे साथ रहता था, तो कई बार वो कुछ पूछता था तो मैं उसको समझाता था, तो बड़े अच्छे से समझा लेता था। तो कहीं लगता था कि एक टीचिंग भी साथ में लेके चलें, और इसीलिए मैंने VRS लिया। VRS मैंने, मेरी अभी 11 ईयर्स की सर्विस बची हुई थी, तो फिर मैंने VRS ले लिया। अब मैं फुल टाइम टीचिंग कर रहा हूँ MEDG में, और यहाँ बहुत मज़ा आता है। यहाँ बच्चों के साथ एक अलग ही इन्वायरमेंट होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया। सो दिस इज़ वेरी इंजॉयबल जॉब। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर वॉलंटियर एग्जिट लेने के बाद टीचिंग एट MEDG, एंड स्टिल सर आपकी जो टीचिंग है, आपकी जो नॉलेज है, उससे आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट गेटिंग सिलेक्शन इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सर आपका एक्सपीरियंस MEDG में कैसा रहा? वाई MEDG? MEDG एक बहुत ही अच्छी और कह सकता हूँ मैं कि बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कराई जा रही है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, उनके लिए जो सर्विसेज हैं यहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। स्टूडेंट जो भी यहाँ आते हैं वो सेटिस्फाई होके जाते हैं। इवन क्लास में तो ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि बच्चे बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं हम लोगों के साथ। जब पढ़ाते हैं तो एकदम मज़ा आ जाता है, मतलब एक इंटरेक्शन ऐसा हो जाता है। जैसे मैं RCC क्लास लेता हूँ तो करीब महीने भर क्लास चलती है, तो जब जा रहा होता हूँ क्लास से तो बच्चे सब आते हैं साथ में, फ़ोटो खिंचवाते हैं, और फिर एक ऐसा लगता है कि जैसे उनका कोई अपना जा रहा हो, उनसे अलग हो रहा हो। इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। इमोशनल एक कनेक्ट बन जाता है। फिर मैं उनसे अपना नंबर शेयर करता हूँ, और कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं बाद में भी जुड़ा रहता हूँ। इवन WhatsApp पे मुझे हर रोज़ मैसेजेज आते हैं। कई बच्चे अपना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, या अपनी इवन पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी पूछते हैं। सो वी हेल्प देम इन ऑल द मैनर्स, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा है कि बेटा तुम अपना दोस्त समझो मुझे, तुम्हें कभी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस करो, और कुछ दिक्कत है मेरे से डिस्कस करो। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कई सारे बच्चों के ऐसे भी मेरे पास फ़ोन आते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं, नहीं होता है तो उनके भी फ़ोन आते हैं। फिर मैं उनको इवन कई बार घंटे घंटे में समझाता हूँ, एक एक घंटे में बात करता हूँ उनसे कि बेटा ऐसे करो ऐसे करो। तो एक अच्छा है, इससे मैं जो भी सोसाइटी को दे सकता हूँ एज ए इंजीनियर और एज ए टीचर, दोनों का एक कम्बिनेशन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है MEDG ज्वाइन करने के बाद। इनफैक्ट ये मेरी हॉबी बन गई है। अब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मेरा, हाँ ये मेरी हॉबी परस्यू हो रही है।
तो जब आपका हॉबी आपका जॉब बन जाए ना, समझो आप इंजॉय कर रहे हो, कोई एंड दिक्कत यू आर नहीं। लकी बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है कि किसी की हॉबी जो है Right. वो उसको प्रोफेशनलिज्म में भी हाँ, कन्वर्ट yes. कर ले जाए। नहीं, जब तक आप अपने काम के साथ प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इवन यही मैं टीचिंग में भी बोलता हूँ बच्चों को कि बच्चे, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उससे जब तुमको प्यार हो जाए, समझ लो उसके बिना मैं नहीं रह सकता, बिना क्वेश्चन किए मैं नहीं रह सकता, बिना पढ़े मैं नहीं रह सकता। जब क्वेश्चन करें तो अंदर से एक एनर्जी आए, मज़ा आए, तो समझो आपको उस किताब से, उसके क्वेश्चन से, उसके सॉल्यूशन से, इन सब से प्यार हो गया। जब आप इस स्थिति में आ जाओगे ना, तो सक्सेस फिर बहुत दूर नहीं है आपसे। व्हाट अ अमेजिंग जर्नी सर। सो सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हमें देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन करेंगे, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? यस मैम, देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ना, वो बहुत ही एक ऐसा एग्जामिनेशन है, बैलेंस्ड एग्जामिनेशन है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, अब जो 3 लेवल में एग्जामिनेशन होता है, तो ये आपके बहुत सारी चीज़ों को चेक कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई एक तरह का आप प्रिपरेशन करेंगे या किसी एक चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो आपको चाहिए, मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, और 3 तरह की आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन है, जैसे प्रीलिम्स हो गया और मेंस हो गया। प्रीलिम्स और मेंस वैसे एक जैसे ही है, एक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक में कॉन्वेंशनल पूछे जा रहे हैं। दोनों के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें, नंबर 1 आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और ये पार्ट हम लोग दे पाते हैं, नॉलेज। ये मेडी में हम लोग क्या दे पाते हैं? नॉलेज दे पाते हैं। बच्चा जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आ रहा है, उसने जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस है, मैं कहता हूँ उसका मात्र वो 10 to 20% ही पढ़ के आ पा रहा है। उसको हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम 90% पहुँचा दें। 100% में नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके बाद भी रही जाती हैं जो ज़रूरी नहीं है। बाकी जो 10% है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किताबों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जो इन सर्विस से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम उसके लेवल तक पूरा 100% करा देते हैं। उसको मैं कह सकता हूँ कि वो 90% ऑफ द कंप्लीट सिलेबस है। तो जब हम 90% करा दे रहे हैं, अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उस 90% में उसने कितना गेन करा, कितना उसने उसको एब्जॉर्ब करा, उसने अपनी स्पीड उसके ऊपर कितनी बनाई। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि पहला हो गया मेमोरी, आपको कितना याद रहा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको इनमें से कितना याद रहेगा, ये ज़रूरी है। नॉलेज, वो आपको मेडी जी से मिल रहा है, उसको आपने कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब करा, वो नॉलेज आपको याद है कि नहीं है, वो चीज़ें आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो, केवल क्लास में आपके बैठ जाने से आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं निकलेगा, क्लियर सी बात है। क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है, उसके ऊपर आपका कमांड कितना है, उससे इंजीनियरिंग सर्विसेज निकलेगा। जब तक आप उस पर कमांड नहीं बनाते हो। क्लास में क्वेश्चन किसने सॉल्व करा? टीचर ने। स्टूडेंट ने क्या करा? सिर्फ देखा ही है, उसको सॉल्व किया, उसको कॉपी किया है। मोस्टली लोग कॉपी करते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कॉपी कर रहे हो। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि बेटा, यहाँ जो आपको क्लास में पढ़ाया जाना ना, उसी क्वेश्चन को घर पे जाके खुद से सॉल्व करके देखो कि वो तुम्हें आया कि नहीं आया, क्योंकि क्लास में तो हमने सॉल्व किया, तुमने कहाँ किया। सही बात है ना। तो जब वो खुद सॉल्व करेगा ना, तब उसको पता चलेगा कि उसकी दिक्कत कहाँ पे है, वो कहाँ पे अटक रहा है, कहाँ पे वो रुक रहा है। जब तक वो खुद से करना नहीं सीखेगा, एग्जाम में नहीं होगा सॉल्व। तो इसलिए उसको उस नॉलेज को फर्म अप करना है, और तब आता है, थर्ड आता है स्पीड। क्योंकि आपकी स्पीड नहीं रहेगी, अब इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आधे ही बना पाओगे, सही बात है, आधे छूट जाएंगे। और यह है कंपटीशन, ये पास मार्क्स तो है नहीं कि 40 नंबर लाए पास हो गए। तो कंपटीशन में तो आपको सबसे आगे जाना है, आपको टॉप रैंकर बनना है। वहाँ पे IIT वाले भी आपके साथ बैठे हुए हैं, तो उनके आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो जब तक आपका वो स्पीड नहीं आएगा, और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा सर। एक्सीडेंट होगा। तो उसके लिए चाहिए एक्यूरेसी, कि स्पीड इतनी रखनी है कि एक्यूरेटली चले, ना हो, है ना। स्पीड न बहुत
कम न बहुत ज़्यादा, बैलेंस्ड स्पीड पे काम करना है। एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना हड़बड़ाना भी नहीं है, माइंड को कूल रखना है, तो पेशेंस चाहिए, है ना, यस सर, कंसंट्रेशन चाहिए, हर चीज़ में कंसंट्रेशन चाहिए। जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, आप फिर उसको बाद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। हर जगह पे कंसंट्रेशन चाहिए। ये कंसंट्रेशन ही सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। कंसंट्रेशन करना अगर हम सीख जाएंगे ना, 1 घंटे में हम उस प्रोडक्टिविटी को पा सकते हैं जो 6 घंटे में दूसरा पा सकता है। तो इसलिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। इट इज़ जस्ट लाइक योगा। इनफैक्ट पढ़ाई जो है ना, योगा ही है। सो सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेज आपका पूरा आपके जर्नी में कौन सा रहा, जहाँ पर आपको लगा हो कि भाई इस प्रोजेक्ट में तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमने फेस करे हैं? यस मैम, एक जो प्रोजेक्ट हमने करा था, मेरी पोस्टिंग थी उस समय F डिवीज़न में। F डिवीज़न ऐसे भी सबसे खतरनाक सा डिवीज़न है। वो इसलिए कि वहाँ पे हमारी मंत्रालय के 4 बिल्डिंग्स है, वो कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन और निर्माण भवन। उसमें करीब 40 से 45 मिनिस्ट्रीज हैं। वहाँ पे मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं, उनके सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सारे जो भी हायरार्की में आते हैं उन सब के ऑफिसेज हैं। तो काफ़ी बड़ा सेटअप रहता है ऑफिसेज का। और ये वहाँ पे जो काम होते हैं ना, वो बड़े अर्जेंट बेसिस पे होते हैं। तो F डिवीज़न ऐसे ही वहाँ पे काम करवाना ही एक चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि हर काम के ऊपर अर्जेंट की मुहर लग के आती थी कि ये काम बस 2 दिन में करके दे दो, कोई एक काम 6 दिन में करके दे दो। तो ऐसा सीधा डायरेक्टली जो रिक्विजिशंस इवन मिनिस्टर्स आपको दे रहे होते हैं या सेक्रेटरी दे रहे होते हैं, तो उनको आप मना नहीं कर सकते। इवन मैं क्या, मेरे हायर ऑफिसर्स भी मना नहीं कर सकते थे। तो फिर हम लोग उसके ऊपर बैठते थे। अब इसमें देखिए ऐसा है कि आपको रूल्स भी फॉलो करने हैं, आपको एक सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के हिसाब से चलना है, क्योंकि टेंडर करना है तो करना ही पड़ेगा। कोटेशंस इवन सीपीडब्ल्यूडी में थोड़े बैन किए हुए हैं कि कोटेशन इनवाइट करके लोग वर्क अवार्ड कर देते हैं, वर्क ऑर्डर करके बोलते हैं। तो वर्क ऑर्डर भी करना है अगर अर्जेंसी में, तो उसकी भी आपको इंटरनेट पे पहले निकालनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद ही कोटेशंस जो कलेक्ट होंगे, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ आपने ये कोटेशन कॉल करा है। तो एक कम्पिटिटिव रेट आएगा उसके ऊपर, तो उसमें लगता है टाइम, आपको मिनिमम 3 से 4 दिन तो मिनिमम लगेगा। अब मान लो कल ही कोई काम शुरू करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता था। तो उस हैवीली लोडेड डिवीज़न में मुझे एक और काम मिला था, वो था निर्माण भवन के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण। और वो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था। उसमें क्या था कि निर्माण भवन का जो बिल्डिंग है, निर्माण भवन में आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन है, वो करीब बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल से करीब 3 मीटर पे वो आइसोलेटेड फुटिंग फाउंडेशन दिए हुए हैं। और उसकी बिल्डिंग के ठीक बगल में, मतलब 5 से 6 मीटर पे ही करीब 10 मीटर का एक्सकेवेशन करना। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि अगर मैं मिट्टी वहाँ से हटाऊंगा तो क्या होगा, वो जो उसकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का फाउंडेशन है वो सेटल हो सकता है। तो उसके लिए हमने वहाँ पे जैसे जैसे एक्सकेवेशन करा, उसके लिए हमने स्टील की एच पाइप्स वहाँ पे पहले इंसर्ट करी थी, और उस एच पाइप के अंदर हमने लकड़ी के प्लैंक्स पहले फंसाए थे ताकि अर्थ को पूरा रिटेन कर सके। और एक काफ़ी हैवी स्टील स्ट्रक्चर, मैं उसके फोटोग्राफ्स आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। काफ़ी हैवी स्टील स्ट्रक्चर उसमें यूज किया गया था, और उस स्टील स्ट्रक्चर एक पूरा ट्रस टाइप का सिस्टम बना के और फिर एक्सकेवेशन किया गया, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग फाउंडेशन है वो, हाँ, एग्जिस्टिंग फाउंडेशन कोलैप्स नहीं हो और अर्थ जो है वो उस लेवल पे रिटेन्ड हो। बहुत हैवी स्ट्रक्चर बनाया गया। फिर वो अंडरग्राउंड पार्किंग उसमें बनाई गई। और जब पार्किंग का काम पूरा हो गया तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने, उसको काट काट के निकालना पड़ा, क्योंकि उसके साथ आपने आरसीसी की बिल्डिंग कास्ट कर रखी है। अब उसमें से उस लोहे को हर एक वाल के बगल बगल से कटिंग कर करके एक एक पीस को निकालना पड़ा। सो दिस वाज मोस्ट चैलेंजिंग जॉब इन माय लाइफ। तो वो काम हमने केवल 1.5 साल में कंप्लीट किया था। 1 साल का टाइम हमें दिया गया था, लेकिन 1.5 साल लगा। 1.5 साल भी बहुत कम पीरियड होता है इतने चैलेंजिंग काम के लिए। और उसका उद्घाटन कमलनाथ जी, उस समय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ही किया था। तो ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्नड इन दैट प्रोजेक्ट। बहुत मज़ा आई सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला बहुत सारे
एक्सपीरियंसेस आपके जो हैं उससे सीखने का मौका मिला, मुझे खुद भी मिला और डेफिनेटली हमारी जो ऑडियंस है उसको भी सीखने का मौका मिला होगा। एंड मैं आपको वापस से एक बार इनवाइट करना चाहूँगी इस सेशन में, जिसमें हम कुछ और बातों पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।